शिष्या रही है विनीता, और जहाँ तक सुब्रमण्य जी का सवाल है, वो मेरा बड़ा भाई है, ज्येष्ठ मित्र है, और मेरे दूसरे बड़ा भाई यहाँ पे मौजूद है, प्रिय जग्गू भाई, जगदीश जी, और बाकी काफी लोग शायद पहचानने वाले होंगे जरूर, लेकिन वीडियो ऑफ करने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और उन सभी को मैं नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि पुनः मुझे एक बार और मेरे जो कैलकट विश्वविद्यालय, जहां पे मैं पला बड़ा एक अध्यापक के रूप में, पुनः दो शब्द बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए, और स्वागत भाषण के दौरान विनीता ने सूचित किया जहां जहां मैंने जाके अपराध किया है उन सभी संस्थाओं का नाम लिया और मेरे बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा ही बोल दिया। और हम वास्तव में हम चाहते हैं कि ज्यादा कुछ करें, लेकिन जिस ढंग से हमसे हो पा रहा है शायद हमारे जो अपेक्षा से कम है। जो भी हो, हमारे लिए आज जो विषय है हिंदी का जो भविष्य और चुनौती, वास्तव में जब भी हिंदी पखवाड़ा का आयोजन हम करते हैं तो हम इस प्रकार के विषय से हम गुजरते हैं जरूर। और जहां तक हिंदी की बात होती है, अक्सर यानी कि जहां तक राजभाषा का सवाल है, यानी कि अधिकांश लोग जो है, जो परिचित जो बातें जो है यानी कि राजभाषा से संबंधित, राजभाषा का जो संवैधानिक प्रावधान के बारे में, उनके जो नियम से संबंधित बातें सब दोहराते हैं। और चूंकि थोड़ा बहुत शुष्क विषय होने के कारण हमारे छात्रों को और शायद हिंदी प्रेमियों को इस विषय जो है यानी कि राजभाषा जो है उतना स्वीकार नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक राजभाषा हिंदी का सवाल है, या जिस हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस हिंदी का अध्ययन अध्यापन हम कर रहे हैं, और हमारे छात्र जो जिस हिंदी पर अध्ययन कर रहे हैं, वो जो हिंदी जो है हमें रोटी का अर्जन करने लायक हमें बनाने वाली एक भाषा है। मुझे नहीं लग रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई भाषा रही है जो इतने बृहत संख्या में रोटी अर्जन करने के लिए एक सुविधा प्रदान करती है। शायद आप लोगों को सुनने में आश्चर्य होगा कि यदि मैं कहूं कि हिंदी से जुड़ी जो संभावनाएं जो है अन्य विषयों की तुलना में तिगुनी है या चौगुनी है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि कल या इस कार्यक्रम के जो उद्घाटन भाषण के जो मुख्य वक्ता मेरे प्रिय ज्येष्ठ मित्र जयचंद्र जी ने एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि बांधकर अपना वक्तव्य दिया था, और उस समय सुब्रमण्य जी ने भी मुझे थोड़ा जिक्र किया था कि थोड़ा बहुत यानी कि इसके जो प्रौद्योगिकी पक्ष को लेकर थोड़ा बात करें, संभावनाओं को लेकर बात करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक राजभाषा से संबंधित जो प्रौद्योगिकी के जो पक्ष जो है और उस पक्ष में नई नई संभावनाएं जो है, मैं जानता हूं कि इस जो प्रतिभागी या जो लोग विद्वज्जन मेरी बात सुन रहे हैं,
आप भी काफी जानकारी रखते हैं, और जहां कहीं आगे चर्चा की संभावना या चर्चा आ जाएगी, तब हम एक खुले मंच पर चर्चा करेंगे, जैसे पिछले सत्र में किया था। तो मैं कह रहा था कि आज हिंदी को लेकर जो संभावना जो है बिल्कुल बढ़ गई। हिंदी वैसे ही राजभाषा है, और जिस प्रकार की हिंदी का प्रचार प्रसार करना भारत सरकार का जो दायित्व है, वो हम कहां पढ़ते हैं? अनुच्छेद 351 में स्पष्ट लिखा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोपगेट दैट्स हिंदी। कौन सी हिंदी? यानी कि ये संघ राष्ट्र का कर्तव्य है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति करने लायक सभी भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए, शैली का ग्रहण करते हुए एक समृद्ध बनाई गई हिंदी को हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। यानी कि भारत सरकार का कर्तव्य है, चाहे कोई भी सरकार भारत सरकार का जो शासन करे, ये संघ राष्ट्र का उत्तरदायित्व है। इसलिए कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चाहे किसी भी राजनीतिक दल आ जाए, ये उनका कर्तव्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करें। वो भी वहां पर स्पष्ट किया है कि किस प्रकार की हिंदी, यानी कि जब हम दूसरी भाषाओं से शब्द शैली का ग्रहण करते समय हिंदी की आत्मा को नष्ट किए बिना समृद्ध की गई हिंदी को हमें प्रचार प्रसार करना है। तो सवाल यह है कि क्या आज जिस हिंदी का या जिस जो हिंदी हमारे सामने है, वो किस प्रकार की हिंदी है? क्या वो पुरानी हिंदी है या हिंदी बदल गई है? लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो जिस हिंदी का अध्यापन हम सब कर रहे हैं, या आप जिस हिंदी का अध्ययन आप कर रहे हैं, वो हिंदी जो है काफी बदल गई है। इस प्रकार बदल गई है, उसकी जो बदलता जो स्वरूप जो है, उसके हमें क्या है आंकना चाहिए। यानी कि एक दृष्टि से कहें, सूर्य में जब तक तपन है, सूर्य में जब तक तपन है और चांद में जब तक सफन है, गर्व से फहरो तिरंगे, हम तुम्हें झुकने न देंगे, हम तुम्हें झुकने न देंगे। इस प्रकार हिंदी की जो फैलाव जो है, हिंदी फैलती रही है, सीमाओं को लांघ कर अपनी यात्रा जो है सारी दुनिया में। कल भी इस पर चर्चा हुई थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है? The language which is understood by the majority of the people of India, or the language which is spoken by the majority of the people of India. लेकिन आज इसमें थोड़ा बदलाव है। The language which is spoken by the majority of the people in the universe, the language which is understood by the people of the universe, उस दृष्टि में यदि देखा जाए तो आज हिंदी सबसे आगे, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं है। जिस प्रकार कई प्रकार के सर्वेक्षण है, जैसे कि हमने कई प्रकार के सर्वेक्षण देखे हैं, asilman.com डैनिश ओकॉनर के मुताबिक जो सर्वेक्षण आए हैं, और उसके पहले भी जितने सारे सर्वेक्षण आए हैं, उसी में हम देखते हैं कि चीन में जो बोली जाने वाली जो मंदारिन जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में दुनिया में, और उसके बाद आते हैं अन्य भाषाएं जैसे कि जो अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन आदि वगैरह। लेकिन हमारे ही देश के एक भाषा वैज्ञानिक कल जयधर्म जी और हमारे जग्गू भाई ने भी सूचित किया था कि उनका नाम श्री जयंती प्रसाद नौटियाल जी, उन्होंने आंकड़े सहित, यानी कि सारी दुनिया में व्याप्त भारतीयों की, सिर्फ भारतीयों की नहीं है, हिंदी बोली जाने वाली भाषा प्रेमियों की या हिंदी समझने वाले लोगों की दृष्टि से उनकी आंकड़ा यदि लिया जाए, क्योंकि अब तक जितने सारे सर्वेक्षण की है, ये आंकड़ा जो है बाहर है, तो देखना चाहिए कि दुनिया में व्याप्त हिंदी बोली जाने वाली, समझी जाने वाली लोगों की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा समझी बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है, यानी कि दुनिया में। तो ये जो प्रथम स्थान जो है आज अंग्रेजी को नहीं, या किसी मंदारिन को नहीं, फ्रेंच को नहीं, रशियन को, किसी भाषा को नहीं है, बल्कि हमारी हिंदी।
तो हमें गर्व से महसूस करना चाहिए कि जिस भाषा का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिस भाषा का अध्यापन हम कर रहे हैं, वो भाषा जो है सबसे अग्रणी भाषा है। और उस भाषा की जो संभावना जो है, आज की संभावना को यदि देखा जाए तो वो हमें क्या है, स्काई इज द लिमिट, वहां तक हमें ले जा सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं सब प्रमाण आपको साबित कर सकता हूं कि हिंदी आपको कहां तक पहुंचा सकता है। तो मैंने पहले सोच दिया कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। यदि आप चीन के जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जो स्वागत फलक जो है, यदि उस पर उसके जो स्वागत फलक पर क्या लिखा है आपको मालूम है? ओम नमो भगवते नमः, हिंदी में लिखा है। और कल अमेरिका से एक मैडम शामिल थी, मुझे लगता है कि आज भी वो शामिल है, और हम चर्चा के दौरान उनसे बात करेंगे जरूर। अमेरिका से स्पैन हिंदी में निकल रही है, सर्वोदय जापान भारती हिंदी में निकल रही है, ब्रिटिश भारती लंदन से निकल रही है। तो यानी कि दुनिया के करीब, कल भी जयेंद्र जी ने सूचित किया था कि करीब 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं चल रहा कि हिंदी की क्या स्थिति है। हिंदी की स्थिति को पहचानना, और जिस हिंदी को हम पहचाने हैं उस हिंदी की जो स्थिति को दूसरों को बताना, अवगत कराना, मैं समझता हूं कि हम जैसे लोगों का उत्तरदायित्व है। क्योंकि किस प्रकार की हिंदी का अध्ययन अध्यापन हम आज कर रहे हैं, बिल्कुल बदल गई है। आज हम देखते हैं कि विज्ञापन के 70% जो है हिंदी में तैयार किया जा रहा है। हम देखते हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो एक्टर्स जो है, अभिनेता जो है, हिंदी में क्या है, विज्ञापन तैयार करते हैं। विदेशी यानी कि क्रिकेट खिलाड़ी हो या फुटबॉल के खिलाड़ी हो, हिंदी में अपनी जो हिंदी में तैयार किए गए विज्ञापन से यानी कि ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब है कि या एशिया के जो बाजार जो है, एशिया के बाजार की जो भाषा जो है एक दृष्टि से हिंदी है। सिर्फ एशिया की बाजार की भाषा ही नहीं, बल्कि दुनिया की बाजार जो है, यूरोपियन, चाहे यूरोपियन बाजार हो या अन्य बाजार हो, वहां की जो बाजार की भाषा जो है आज हिंदी बन गई। एक दृष्टि से देखा जाए तो हमें जो किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक ग्राफ जो है उसका उस भाषा से बहुत बड़ा संबंध है। यानी कि हम जानते हैं कि वैसे चीन की जो आर्थिक ग्राफ जो है सबसे ऊंची है, लेकिन भारत की जो आर्थिक वो जो ग्राफ भी देखा जाए तो उससे कम नहीं है। लेकिन आज बाजार की दृष्टि से या बाजार की भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी आगे बढ़ रही है। मैंने पहले सूचित किया कि बदलते जो स्वरूप की बात जो है, तो आज हम जो वो जो हिंदी के जो है विज्ञापन को यदि देखा जाए तो हम देखते हैं कि डबल होगी सारी सड़कें, पॉलिसी में कंफर्ट, जिंदगी में क्या है, टैक्स भरे करे रिलैक्स। और अखबार में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार की जो छपाई की जो भाषा जो है, दिल्ली के हॉस्टल में पानी अवेलेबल नहीं, छात्र मुश्किल। मैं एक उदाहरण ही दे रहा हूं कि आज हिंदी का स्वरूप किस प्रकार बदल गया है। तो हम देख रहे हैं कि हम संभावना की बात कर रहे हैं, संभावना की बात, किस प्रकार नई नई संभावनाएं भाषा को लेकर हमारे सामने आ गई। हम जानते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम जी रहे हैं, और इस ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने। आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? या ग्लोबलाइजेशन के जरिए भाषा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की जो बड़ी संभावनाएं जो है किस प्रकार आती?
तो यदि इसके पीछे मैं थोड़ा यानी कि इसके एक सैद्धांतिक पक्ष की ओर मैं आप लोगों को लेना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि 21वीं सदी में तीन प्रकार के महत्वपूर्ण क्रांतियां हमारे सामने, तीन महत्वपूर्ण क्रांति। और ये तीन महत्वपूर्ण क्रांति की बात जो है पॉल बेरिलियो ने किया था। उनकी एक किताब है एज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूशंस, तो उसमें उन्होंने तीन प्रकार की क्रांति की बात कही है। ये तीन प्रकार की क्रांति जो है ट्रांस क्रांतियां जिसे हम कह सकते हैं। ट्रांस क्रांतियां क्या है? ये ट्रांस क्रांतियां एक तो है ट्रांसपोर्ट की क्रांति जो है, हम जानते हैं कि जब चक्र का जो क्या है विकास आ गया तो बिल्कुल बदल गया दुनिया जो है, वो जो गति एकदम बदल गया और मानव की जो आकांक्षा जो है यानी कि सुविधाओं की ओर मानव की जो क्या है दौड़ जो है, नई नई आविष्कार हमारे सामने आए। तो यहाँ पे पॉल बेरिलियो तीन क्रांति की बात करते हैं। एक तो है ट्रांसपोर्टेशन क्रांति, जैसे हम जानते हैं कि रेल आ गए, रोड आ गए और एयरपोर्ट आ गए, और जो जहाज जो है बड़े बड़े जहाज में हम क्या है कि बृहद मात्रा में सामान या सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़ी क्रांति वहां पे कहां पे आ गए, वो जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में आ गए। और दूसरे है केबल आयरन, ये सब ये ट्रांसपोर्टेशन क्रांति के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी क्रांति है ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं, या जहां पे हम संप्रेषण की बात करते हैं, प्रेषण की बात करते हैं, तो ट्रांसमिशन संप्रेषण की क्रांति जो है। और हम इस दुनिया में इस एज में हम जय हैं संप्रेषण की क्रांति। और संप्रेषण की क्रांति यदि नहीं आए तो बिल्कुल हम नई संभावनाओं के बारे में बात नहीं कर सकते। तो मैं इस संप्रेषण की क्रांति की ओर मैं आ जाऊंगा। तो दूसरी क्रांति है संप्रेषण की क्रांति, और तीसरी क्रांति है ट्रांसप्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण की क्रांति जो है। आज हम जानते हैं कि एक जमाने में जो मानव अपने जीवन को बचाने के लिए तड़प रहे थे या अपने जान को बचाने से वो नाकामयाब हो सकते थे, नाकामयाब थे, लेकिन आज जो है मानव के जो किसी भी अवयव को प्रत्यारोपण करके अपने जीवन को बचा सकते हैं। अपने हृदय भी क्यों ना हो, किडनी क्यों ना हो, या शरीर के आंतरिक किसी भी अवयव जो है, यानी कि मानव आज इस प्रकार आविष्कार कर रहे हैं, या मानव के जो जीवन के जो उन आंतरिक तंतुओं को भी क्या है ढूंढ निकाला है, जिसके परिणाम स्वरूप जीनोमिक प्रोजेक्ट वगैरह आज मानव कर रहे हैं। इस प्रकार के जो तीन क्रांति, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन और ट्रांसप्लांटेशन, इस प्रकार के तीन क्रांतियों में चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बड़ी बड़ी संभावनाएं हमारे सम्मुख है। लेकिन हमें याद रखना है कि इन तीनों क्रांतियों के पीछे जहां तक भाषा का सवाल है, प्रत्येक भाषाओं में भी क्या है नई नई संभावनाएं हमारे सम्मुख आ गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इन नई नई संभावनाओं के बारे में अनभिज्ञ हैं। जिनके बारे में हम अनभिज्ञ है, इसका ये मतलब नहीं है कि वैसी एक क्या है एक नई सुविधा या एक प्रौद्योगिकीगत सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो जहां तक इन तीन प्रकार की जो क्रांति है, इन तीन प्रकार की क्रांति के तहत भाषागत सुविधाएं जो है एकदम एक बूम की तरफ आगे है। और हमारी जानकारी शायद ही इस बड़ी बूम को स्वीकार करने की ताकत है। तो हमें देखना चाहिए कि ये जो नए बूम जो है, यानी कि तीन प्रकार के क्रांति के तहत हमारे सामने किन किन नई संभावनाओं को भाषा के तहत हमारे सामने ला दी है। जब हम ट्रांसमिशन क्रांति की बात जब हम करते हैं, अक्सर हम
साइबर स्पेस या इंटरनेट की बात करते हैं। क्या यदि हम पूछो, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो साइबर स्पेस शब्द जो है, ये साइबर स्पेस शब्द कहां से उत्पन्न हुआ? क्या ये विज्ञान का विज्ञान की संभावना है, या विज्ञान से उत्पन्न, विज्ञान के जो क्या है अनुसंधान से उत्पन्न एक शब्द है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यदि 1984 में विलियम गिब्सन एक वैज्ञानिक फिक्शन नहीं लिखता, न्यूरोमांसर नामक एक वैज्ञानिक फिक्शन नहीं लिखता, तो शायद ही साइबर स्पेस नामक एक दुनिया हमारे सामने। वैज्ञानिक आविष्कार जरूर होंगे, ये तो मैं नहीं कर रहा हूं, जरूर होंगे, लेकिन साइबर स्पेस जिस कल्पना विलियम गिब्सन ने न्यूरोमांसर के जरिए जो साइबोर की जो दुनिया में हमें लेके गए, वो जो दुनिया जो है तब तक एक कल्पना मात्र थी, लेकिन बाद में वो एक क्या है साकार दुनिया के रूप में हमारे सम्मुख विज्ञान ने ला रही है। तो दूसरी बात, और मैं कह रहा था कि दूसरी जो करामत जो है, टिम बर्नर्स-ली ने जो इंटरनेट यानी कि वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट की जो बात हमारे सम्मुख पेश की, वर्ल्ड वाइड नेट, क्योंकि तो इसकी खूबी यह है कि उन्होंने इसका जब पेटर्न नहीं किया, टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू वाइड वेब की जो संकल्पना जो है इसको पेटर्न नहीं किया, जिसके लिए उन्हें वर्ल्ड मिलेनियम अवार्ड वगैरह दिया गया, उन्होंने उसका पेटर्न नहीं किया। और इस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे जो नई जो संभावना जो है किस प्रकार रूपायित हुई और हमारे सम्मुख आ गई। इसके पीछे दूसरे जो सैद्धांतिक पक्ष भी हमें देखना पड़ेगा, और कुछ लोगों का नाम भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि ये नई नई संभावनाएं किस प्रकार उभर कर हमारे सामने। तो एक नाम मैं लेना चाहूंगा, वॉल्टर बेंजामिन का नाम। शायद आप जानते होंगे वॉल्टर बेंजामिन, उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने दो बातें प्रस्तुत की, यानी कि उनके एक आर्टिकल है द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। आप जानते, ये समझ गए होंगे, यानी कि यांत्रिक पुनरुत्पादन युगी कला का सृजन, यानी कि किसी भी चीज का पुनरुत्पादन किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से वॉल्टर बेंजामिन कला जो है, कला को दो रूप में देखते हैं। एक तो क्या है कि वो अनुष्ठान युक्त मूल्य, यानी कि जो मौलिक कला का जो सृजन जो है उसमें जो अनुष्ठान युक्त जो मूल्य जो है उस दृष्टि में, जैसे कि ताजमहल है, जैसे कि पिसा टावर है, जैसे कि ईफेल टावर है, और इस प्रकार जो औदात्य सृजन कार्य जो है माइकलांजेलो के जो चित्र जो है और मूर्ति कला जो है। लेकिन वॉल्टर बेंजामिन कहते हैं, हमने ईस्टर्न क्रिटिसिज्म वेस्टर्न क्रिटिसिज्म में भी इसका अध्ययन किया है, अरस्तु के जो संकल्पना को लेकर, यानी कि इसका पुनरुत्पादन किया जा सकता है। किस प्रकार, इसकी बात नहीं कह रहा है, यंत्रों के जरिए इस उदात्त सृजन का पुनरुत्पादन किया जा सकता है। यानी कि ये जो ईफेल टावर हो या पिसा टावर हो, इसका जब पुनर्सृजन किया जा सकता है, किस प्रकार यंत्रों के जरिए प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है, यानी कि किसी प्रकार का, चाहे किसी भी चीज का, यानी कि दुनिया के हमारी आंखों के सामने जो भी वस्तु है, चीज है, उसके प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है यंत्रों के जरिए। लेकिन वहां पे जो क्या है कला का मूल्य नहीं रखता है, वो डुप्लीकेशन, ओरिजिनल नहीं। तो हम एक प्रकार से डुप्लीकेशन की दुनिया, यानी कि किसी भी चीज के डुप्लीकेशन बनाया जा सकता है, वही आधारभूत, यानी कि मीडिया की जो संकल्पना जो है, यानी कि किसी का भी क्या है पुनर्सृजन। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रिंट मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया ऐसे ही हम प्रिंट कर सकते हैं। और क्या है,
फोटोग्राफी जो है उसी का क्या है, 2 डायमेंशनल चित्र का पुनः आविष्करण यंत्रों के जरिए। सिनेमेटोग्राफी यानी कि 2 डायमेंशनल पुनराविष्करण, 3 डायमेंशनल भी किया जा सकता है। आजकल क्या है कि 3 डायमेंशनल जेरोक्स भी आ गए हैं, यानी कि प्रोटोटाइप जो है जेरोक्स भी आप ले सकते हैं, यानी कि एक चीज आप दे दीजिएगा, उसका प्रोटोटाइप कॉपी निकाल कर आपको दे देगा। यानी कि यंत्रों के जरिए किसी भी कला का पुनर्सृजन आज किया जा सकता है। तो इस प्रकार मीडिया की संकल्पना जो है थोड़ा बहुत क्या है, संकीर्ण हो गया। इसलिए मीडिया पर अध्ययन करने वाले कुछ लोग आगे, एक तो है मार्शल मैक्लुहान, उन्होंने कहा मीडिया इज द मैसेज। उनका जो किताब है अंडरस्टैंडिंग द मीडिया, उन्होंने कहा वाह क्या है मीडिया। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जब उन्होंने मीडिया पर बात की तब इंटरनेट की जो संकल्पना नहीं आई, इंटरनेट नहीं आए थे। उन्होंने करीब 1964 में अपने जो मीडिया पर सोचा था और अपनी जो है विचार जो है अपनी किताब में रच डाला था 1964। और इंटरनेट बाद में आता है, यूनिवर्सल इंटरनेट बाद में आता है। लेकिन जितना कुछ उन्होंने अध्ययन करके मीडिया के बारे में बताया वो सब कुछ, यानी कि किस प्रकार की जो संभावना जो है मीडिया से, उन सब संभावनाओं पर मार्शल मैक्लुहान ने बात की अपने किताब। लेकिन उसके बाद क्या है, दूसरे एक सामाजिक चिंतक ने गैदबोर अपने एक दूसरे किताब जो है सोसाइटी ऑफ स्पेक्टेकल्स, सोसाइटी ऑफ स्पेक्टेकल्स यानी कि दिखावटी चीजों की दुनिया, इस किताब में मीडिया के बारे में सामाजिक अध्ययन करके सूचित किया। मलयालम में केट्ट काल्चरल लोग कहते हैं, केट्ट काल्चरल लोग, यानी कि हम जी रहे हैं अयथार्थ चीजों की दुनिया में। जारन लीनियर ने सबसे पहले विर्चुअलिटी शब्द का प्रयोग किया था। आप जानते हैं प्रतीत याथार्थ, हम जी रहे हैं प्रतीत याथार्थ, और जारन लीनियर ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, प्रतीत याथार्थ। तो यहां पे देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में इन संभावना, ये जो संभावना जो है भाषा के क्षेत्र में भी पड़े। तो मीडिया का सामाजिक अध्ययन करने वाला मार्शल मैक्लुहान के बातों को उलट पलट कर, उन्होंने चीर फाड़ कर ही गैदबोर ने कहा कि जो हम कुछ जिन बातों को मार्शल मैक्लुहान ने अपनी किताब में पेश किया था, वास्तव में इंटरनेट आने के बाद वो बातें नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। और मीडिया पर सामाजिक अध्ययन करने वाला दूसरा एक वैज्ञानिक, समाज शास्त्र जिसे हम कह सकते हैं, मैनुअल कैस्टल्स। लेकिन जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिन संभावनाओं से हम गुजर रहे हैं, उसके जो आधारभूत बात जो है उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा ये जो दुनिया जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया, एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। क्या है एक बहुत बड़ी तब्दीली? यानी कि एक जमाने में हम जिस वस्तु को महत्व देते थे, अब उस चीज की महत्व नहीं रहा। उस चीज का नाम है प्रोडक्ट। उत्पाद के आधार पर दे, यानी कि उत्पाद के आधार पर दे। बाजार जिंदा होना है तो उत्पाद के आधार पर ही बाजार जिंदा है। लेकिन आज उस उत्पाद को बदलकर उत्पाद के स्थान पर सूचना आ गई, सूचना आ गई। यानी कि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यानी कि उत्पाद को निकालकर उत्पाद के स्थान पर सूचना को प्रतिष्ठित किया। और इसके यानी कि उन्होंने अपने जो अध्ययन के दौरान इसकी 3 विशेषताओं के बारे में बताई।
तीन विशेषताएं क्या है? क्योंकि ये श्रृंखलाबद्ध है, श्रेणीबद्ध है। और दूसरी विशेषता है ये भूमंडलीय है। और तीसरी विशेषता है ये सत्ता के समान है, सत्ता के समान है। यानी कि आज किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्र का बल जो है सैनिक शक्ति के आधार पर नहीं आते, सैनिक शक्ति के आधार पर नहीं आते हैं, बल्कि सूचना के आधार पर, सूचना के आधार पर आते हैं, कंप्यूटर के बल पर आधार आते हैं। लेकिन पहले तो सैनिक बल के आधार पर राष्ट्र बल का हम अंक लिया करते थे। लेकिन आजकल क्या है, हमारी जो प्रणाली जो है बदल गई। तो ये मैनुअल कैसल्स ने एक बहुत बड़े शिफ्ट के बारे में सूचित किया कि प्रोडक्ट को बदलकर उसके स्थान पर, यानी कि उसके स्थान पर किसको लाया गया, प्रतिष्ठित किया गया? सूचना को प्रतिष्ठित किया गया। और उनके जो अन्य किताब भी है, द पावर ऑफ आइडेंटिटी और द इंफॉर्मेशन एज, ये सारी उन्होंने कई सारी किताब जो है, यानी कि ये जो सूचना क्षेत्र, यानी कि सूचना के आने पर दुनिया में किस प्रकार के परिवर्तन आ गए, दुनिया में किस प्रकार की तब्दीली आ गई, और उसके अनुसार ये जो सत्ता में किस प्रकार के परिवर्तन आ गए, इसको लेकर उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे द पावर ऑफ आइडेंटिटी, द इंफॉर्मेशन एज और इंफॉर्मेशन सिटी, कम्युनिकेशन पावर, इस प्रकार की कई किताबें उन्होंने हमारे लिए पेश की है। तो जैसे मैंने सूचित किया कि ये जो है सूचना के आधार पर स्थित है, और ये जो भूमंडली है, और ये जो श्रेणीबद्ध है। और हम जानते हैं कि 1980 से लेकर इंटरनेट का आरंभ हुआ और बिल्कुल दुनिया बदल गई। यानी कि अभी हम देख सकते हैं कि कोरोना के वजह से हम सब पीड़ित हैं, सारी दुनिया पीड़ित है। और हम कहते हैं कि जिस प्रकार में वो जो सूचना की बात मैं कह रहा हूं, जहां तक सरकार पर वो जो स्प्रिंकलर का जो आरोपण आया, स्प्रिंकलर वो जो इंफॉर्मेशन रखने वाली कंपनी, तो पहले जमाने में हम सोचते कि मेरा नाम, पता, मेरा एज और अन्य डाटा लेके कोई कुछ क्या कर सकता है। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है, सूचना ही सब कुछ है। यानी कि सूचना से कुछ भी किया जा सकता है। तो ये जो बदलाव की बात है, तो जिस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी आगे, इस सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए भाषागत संभावनाएं हमारे सामने काफी विचार। तो मैंने पहले सूचित किया कि हम ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन का उल्टा रूप है या उल्टा शब्द है लोकलाइजेशन। आप जानते हैं क्या है लोकलाइजेशन? शायद आपको याद होगी कि हमारे नॉलेज कमीशन चेयरमैन जो है सैम पित्रोदा ने करीब 5-6 साल पूर्व एक बात कही कि हमें 5 लाख लोकलाइजर्स की आवश्यकता है। ये लोकलाइजर्स का मतलब क्या है? यानी कि एक बात हमें समझना है कि इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया जो है, ग्लोबलाइजेशन की सफलता जो है लोकलाइजेशन के आधार पर, यानी कि देश के कोने कोने में जिस भाषा में उत्पाद की बिक्री हो सकती है, उस भाषा में उत्पाद को पहुंचने पर ही उसकी बिक्री हो सकती है। यानी कि इस प्रकार पर, जैसे मैंने पहले सूचित किया कि बाजार की जो भाषा जो है, उस बाजार की भाषा में यदि उत्पाद को पहुंचाया नहीं गया, उत्पाद की बिक्री नहीं हो सकती। तो वही तो एशिया के जो सबसे बड़ा बाजार जो है भारत है,
और एशिया में सबसे बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषा हिंदी में यदि उत्पाद की बिक्री की नहीं गई तो जहां तक हमारे जो इंडस्ट्री जो है, यानी कि कॉस्ट्यूम इंडस्ट्री जो है, पूरा का पूरा जो है किसके आधार, इसी आधार पर, यानी कि इसीलिए हम देखते हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और विभिन्न विदेशी खिलाड़ी वगैरह हमारी हिंदी भाषा में विज्ञापन तैयार करके हमारे समूह पे आते हैं। मैंने 5 लाख लोकलाइजेशन की बात नहीं की, लोकलाइजेशन की सूचना भी मैंने आपको दी। यानी कि हमारे जो कोने कोने में जिस भाषा में बिक्री हो सकती है उस भाषा में उत्पाद की बिक्री करनी। लेकिन क्या सिर्फ यही लोकलाइजेशन है? नहीं, सिर्फ यही लोकलाइजेशन है? नहीं। आज मैंने बताया कि जिस प्रकार मानव की जो सुविधाओं के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, ममता है, उसी प्रकार सब कुछ हम क्या है आसानी से बदल कर मानव को पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये जो क्या है इंटेलिजेंट बॉक्स जिसे हम कह सकते हैं, मोबाइल फोन जिसे हम कह सकते हैं, एक मिनी कंप्यूटर जिसे हम कह सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। कंप्यूटर में काम करने के लिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलाना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, थोड़ा लिटरेट होना चाहिए। लेकिन ये जो मोबाइल है 70 साल के बुजुर्ग आदमी से लेकर छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत आसानी से कार्य कर सकते हैं इस पर, इस मोबाइल पर, क्योंकि इसे हम कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं कि यूजर फ्रेंडली है। ये यूजर फ्रेंडली है। आज हम यूजर फ्रेंडली दुनिया में जी रहे हैं। जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो सके उतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली हमें क्या है चाहिए। इसलिए हम आजकल हमारे रसोई जो है काम नहीं, रसोई में कुछ नहीं हो रहा है, स्विगी और दूसरे जो डब्बा वाला है वो सब हमें क्या है डायल करने पर सब कुछ आ जाता है, और हमारे नारियल जो है थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन कोरोना से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो इसी प्रकार मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम जो है क्या है थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहते हैं, बहुत आसानी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। इस प्रकार जहां तक भाषा का सवाल है, भाषा भी क्या है यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है, यूजर फ्रेंडली बनाई जा रही है भाषा को। यानी कि जिस भाषा पर हमें अधिकार नहीं है, जिस भाषा पर हमें ज्ञान नहीं है, उस भाषा पर भी हम क्या है आसानी से कार्य कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि जिस भाषा पर आपको अधिकार नहीं है उस भाषा पर आप लिख सकते हैं, उस भाषा को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा ये उदाहरण देता रहा हूं कि मलयालम में एक फिल्म है, फिल्म का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन संदर्भ ऐसा है कि वहां पे एक चोर को पकड़कर पुलिस थाने पर लाया गया है। वो पुलिस स्टेशन पे एक फोन आता है कि अमुक घर के जो घरवाले जो है वो जो घर ताला डालकर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, और पता देकर बता रहे कि थोड़ा बहुत ध्यान रखना हमारे घर का। और ये फोन एक चोर ही उड़ाते हैं और वो जो पता जो है लिख कर रखता है। तो वहां के जो सब इंस्पेक्टर जो है आकर पूछता है कि तुमसे किसने कहा कि फोन उठाने के लिए? तो वो चोर बताता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, मुझे सिर्फ लिखना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। और ये बात जो है हम सब के लिए, हमारे लिए बहुत मजाक लगा, और हम सब क्या है इसका आनंद लिया, जोर से हमने हंसकर इसका आनंद लिया, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है जिनको लिखना आता है वो पढ़ भी सकता है। लेकिन आज भाषा प्रौद्योगिकी ने
क्या है, स्थिति बदल डाली। आज आप ऐसी एक भाषा लिख सकते हैं जिस पर आपको अधिकार नहीं है, और आप उस भाषा पर लिख सकते हैं। इस प्रकार स्थिति बदल गई है, यानी कि भाषा प्रौद्योगिकी ने इस प्रकार की सुविधाएं हमारे सम्मुख ला कर दी गई है। जिस प्रकार जहां तक इंटेलिजेंट इंस्क्रिप्टिंग मेथड जो, यानी कि जिस भाषा आप टाइप करना चाहते हैं उसके जो 1 2 3 स्ट्रोक से ही आपको क्या है, उस शब्द से संभाव्य 2 3 शब्द जो है वो होकर आ जाएंगे। आपको बस चुनकर उस शब्द को प्रदर्शित करना, वहां पे रखना। और आज जैसे कल हमारे जग्गू भाई जगदीशन जी ने बता रहे थे, जगदीशन बता रहे थे कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमेल होने के जरिए, ईमेल रखने पर हम क्या है, स्पीच टू टेक्स्ट, यानी कि पहले आप तनख्वाह देकर, पैसा देकर अपने पर्सनल सचिव को रखते थे, और जो काम अपने पर्सनल सचिव से किया करते थे वही काम आज बिना पैसा देकर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जो आप अपने मुंह से बताए जाएंगे उन सभी बातों को क्या है, पन्नों में लिखित ढंग से छपकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ऐसी सुविधा आज जगदीशन भाई बता रहे हैं। आज ऐसी कई सुविधाएं हैं जो गूगल डॉक पर आप जाइए, ईमेल की भी जरूरत नहीं। गूगल डॉक पर आप सीधा जो है आप बताते जाइए, वो सब कुछ आप वहां पर छप कर आ जाएगा, और उसका जो तुरंत अनुवाद भी आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना है, ये सारी बातें किसी सुप्रभात में नहीं आई, यानी कि करीब 30 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल रेडीनेस, यानी कि इस विश्व में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इसको लेकर भाषा के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वालों ने काफी साल पहले किए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे भारत सरकार भी इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे, हमारे भारत सरकार भी इस पर कार्य कर रहे हैं। हमारे 2 संस्था है, TDIL टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि सीडा। ये 2 संस्थाएं जो है समर्पित ढंग से भाषा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और सीडा तो किसी सीमित क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ भाषा के क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि यानी कि मृदु सामग्री के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में, वांछित सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जहां तक TDIL का सवाल है, एक समर्पित संस्था है जो भाषा के क्षेत्र में ही अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे सम्मुख भाषा को यूजर फ्रेंडली बनाकर प्रस्तुत करने वाले कुछ उपाधेय हमारे सम्मुख है, कुछ चीज हमारे सम्मुख है, तो इसका मतलब है कि काफी साल पहले भाषा के क्षेत्र में इन संभाव्य संभावनाओं को लक्ष्य करके कार्य कर चुका है। यदि इंटेलिजेंट इंस्क्रिप्टिंग मेथड के जरिए यदि आप लिख रहे हैं, या यदि गूगल इनपुट के जरिए आप किसी भी भाषा का इनपुट आप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है इस भाषा के क्षेत्र से जुड़कर, भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र जुड़कर कुछ लोगों ने कार्य कर चुका है या कार्य कर रहे हैं। तो ये जो भाषा और प्रौद्योगिकी दोनों के जो संयुक्त नया क्षेत्र जो है, आज या कल उभर कर हमारे सम्मुख नहीं आया, या इस क्षेत्र में काफी सालों से कार्य कर रहे हैं, या अनुसंधान कार्य हो रहा है, और इसका नतीजा है जो हमारे सम्मुख उपलब्ध जो सामग्रियां जो है भाषा के क्षेत्र में। TDIL के बारे में आप
सुना होगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस। उस पर बात करने से पहले मैं सूचित करना चाहूंगा कि ग्लोबल ये यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वाले और गूगल वालों ने काफी कुछ कार्य किए। जो ग्लोबल रेडीनेस की बात मैं 3 साल पहले की, वो एक टीम को बनाकर दुनिया के सारे कोने में छोड़ दिए। क्या क्या संभावना है? तो भाषा को लेकर सबसे बड़ी संभावना भारत में थी। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में भाषा को लेकर जो संभावनाएं जो है, उन संभावनाओं को समझकर उसकी पूर्ति करने का कार्य उन्होंने पहले कर दिया। इसलिए आज हमारे सम्मुख जो भी डेस्कटॉप है माइक्रोसॉफ्ट के, उसके अंतर्गत निहित है क्या है, यानी कि जिस भाषा जो है आप टाइप करना चाहते हैं उसका टूल जो है अपने सिस्टम में अवेलेबल है। आज हमें कोई भाषा प्रौद्योगिकी के सॉफ्टवेयर, भाषा सॉफ्टवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और भारत सरकार ने भी आदेश निकाला है कि आप यूनिकोड कंपैटिबल सिस्टम का ही यूज करना है, किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस चालू करना, सक्रिय करना, और सेटिंग्स में जाके आपको बस सक्रिय करना है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं। आप गूगल में काम कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर सकते हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, हकीकत कर रहा हूं, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इतनी सारी संभावनाएं हैं, जिसे हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के टाइटल से कहते हैं, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। मैं आखिर राजभाषा की नई संभावनाएं और चुनौतियों के बारे में कहने वाला था। तो मैं आज वो राजभाषा के तहत जितने सारे सरकारी नौकरी की संभावना जो है उस पर मैं बात कर सकता हूं। और उसके बारे में आप तो जानते ही, काफी कुछ जानते हैं। अनुवादक के पद है, अधिकार राजभाषा अधिकारी के पद है, सहायक निदेशक पद है, संयुक्त सचिव के पद है, संयुक्त निदेशक के पद है। इस प्रकार के बहुत सारे पद हैं राजभाषा के तहत। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं आज उस पर नहीं बात करूंगा। मैं उससे हट कर, यानी कि राजभाषा में रहकर, हिंदी में रहकर, उससे विचलित होकर आपको किन 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 क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, उस क्षेत्र से जुड़कर बात मैं कहना चाहूंगा। जैसे मैंने पहले सूचित किया था कि ये जो नई नई संभावनाएं जो है, यानी कि भूमंडलीकरण के जरिए, या जिस प्रकार ये जो बदलाव जो आगे, शिफ्टिंग जो आगे सूचना, वो प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को निकाल कर जिस प्रकार सूचना ने प्रतिष्ठा पाली, उसी से जुड़कर जो जो संभावनाएं आगे, उसकी ओर मैं इशारा करना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या हिंदी वालों को कोई संभावना है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हिंदी वालों की संभावना किस हद तक, और कॉर्पोरेट सेक्टर में वो जो तनख्वाह जो है, वो भी सुनकर आप एस्टोनिश हो जाएंगे। इट इज रियली एस्टोनिशिंग टू हियर द एक्सपेक्टेड सैलरी फ्रॉम अ कॉर्पोरेट सेक्टर। यानी कि आप जानते हैं कि हिंदी के जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पद जो है, हिंदी प्रोफेसर जो है, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह जो विश्वविद्यालय और कॉलेज में। लेकिन मैं आपसे विनती करके कह रहा हूं कि आप अध्यापक बनने के लिए जरूर कोशिश कीजिएगा, और इसकी जो संभावनाएं जरूर है, लेकिन इसके समकक्ष बहुत सारी संभावनाएं, यानी कि अनुवाद से जुड़कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है। कि मैं सब प्रमाण आपको एक एक क्लिप दिखा सकता हूं, लेकिन आज मैं वो जो यहाँ पे उसको, उसकी सुविधा शायद नहीं है, शेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं, समय की कमी है, हो सके तो मैं दिखाऊंगा। 18 लाख से 32 लाख प्रति वर्ष
तनख्वाह मिलने की संभावना अनुवाद से जुड़कर कॉर्पोरेट सेक्टर में है। आप विश्वास नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं कर रहा हूं, हकीकत कर रहा हूं, हकीकत ही कह रहा हूं मैं आपके सामने। 18 लाख से 32 लाख प्रति वर्ष, लेकिन आपको एक अनुवादक होना है, ऐसे वैसे अनुवादक नहीं है, गुणवत्ता युक्त अनुवादक। यानी कि आज गुणवत्ता जिसके पास है, यानी कि जिसके पास दोनों भाषाओं में अधिकार है, समान अधिकार है, और गुणवत्ता युक्त अनुवाद आप कर सकते हैं, तो आप जरूर वहां पहुंच जाएंगे, कोई शंका नहीं, कोई तर्क नहीं। क्योंकि जब 10 साल या 12 साल पूर्व जब मैं इसरो में कार्य करता था, तो बगल में IBM, हुआवेई और एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, बहुत सारे कंपनियां मेरे कंपनी के, मेरे ISRO संस्था के बाजू में थी, और हमारे मित्र भी वहां पे काम करते थे, क्योंकि जहां जिस बस से हम एक साथ खाना खाते थे वहां पे हम एकत्र होते थे। तो एक मित्र, हुआवे के एक मित्र ने मुझसे कहा कि हमारे एक डोमेन रजिस्ट्रेशन के एक दस्तावेज है, जरा अनुवाद करके दे देंगे क्या? तो मैंने कहा उसे कोशिश करेंगे। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट मुझे दिया, मैंने उस समय 12 साल पहले वो जो डोमेन डीड का अनुवाद करके दिया था। लेकिन आज आपको मालूम होना चाहिए कि IT सेक्टर में अनुवादक का पद है, क्योंकि डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है, यानी कि कमलेश्वर ने सूचित किया, और जिस ढंग से हमें अंतरजाल किया, इंटरनेट का उपयोग किया जाना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आबादी की दृष्टि से दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ 7.4 बिलियन लोग ही इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह होगी, मैं डोमेन रजिस्ट्रेशन की बात की, दुनिया में यानी कि 2014 से पूर्व किसी अन्य भाषा में डोमेन रजिस्ट्रेशन संभव नहीं था। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब शायद आप जानते हो, डोमेन रजिस्ट्रेशन सिर्फ अंग्रेजी में संभव था। लेकिन 1994 में एक कंसोर्शियम की स्थापना की, इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। एक चाइनीज प्रोफेसर टिन बी ने इसका इनिशिएटिव लिया कि अंग्रेजी से हटकर किसी अन्य भाषा में डोमेन रजिस्ट्रेशन संभव है कि नहीं। करता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब 2014 में क्या है, भारत सरकार ने घोषित किया कि भारत सरकार इस प्रकार क्या है, देवनागरी लिपि में डोमेन रजिस्ट्रेशन संभव है। देवनागरी लिपि में डोमेन रजिस्ट्रेशन संभव है। तो मैं वही कह रहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अनुवादक का पद काफी कुछ है। जैसे मैंने पहले सोचा कि लोकलाइजेशन की बात, वी लोकलाइज, यानी कि भाषा के क्षेत्र में मानव के लिए उपयुक्त किस प्रकार भी भाषा को परिवर्तित करने की जो प्रणाली जो है, उससे जुड़कर सारा का सारा कार्य जो है, उसे हम क्या है, लोकलाइजेशन कहते हैं। ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सभी भाषाओं में। और ये कार्य कौन करेंगे, ये कौन सा, ये जो काम जो है किसको सौंप दिया जा सकता है? ये कोई टेक्नोक्रेट अकेला नहीं कर सकता। समझिए कि ये कोई टेक्नोक्रेट अकेला नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिनको भाषा पर अधिकार है, भाषाई ज्ञान है, प्लस थोड़ा बहुत तकनीकी ज्ञान। वो प्रशिक्षण तो उनको आपको दिया जाएगा जब उस क्षेत्र में जाए। तो इस प्रकार एक नया क्षेत्र हमारे सम्मुख खुलकर आ गया।
आपको बस ये की कार्य करना है कि आपको अतिरिक्त दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है। आपको दो भाषाओं पर अधिकार जमाना चाहिए, दो भाषाओं पर समान अधिकार। यदि दो भाषाओं पर समान अधिकार यदि आपको है तो आप समझिए कि आप जरूर बच जाएंगे। मुझे पता नहीं मैं समय का अतिक्रमण कर रहा हूं या सब लोगों को सुला रहा हूं या सब लोगों को तंग कर रहा हूं, क्योंकि पूरा जो माहौल जो है अत्यंत शांत पड़ा है। हरमैन बहुत जबरदस्त चल रहा है, इसलिए कोई भी सो नहीं रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा मैं ज्यादा चाहेंगे आप समाप्त करना चाहेंगे समाप्त कीजिए। मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा, 10 मिनट और बोल के मैं समाप्त कर लूंगा। क्या ऐसा कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर एक नया क्षेत्र हमारे सामने खुल गया है, खुल आ गया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इसे पहचान नहीं पा रहे। तो मैं पहले सूचित किया था कि हमारे पूर्वज जो है, हमारे जो अध्यापक गण और हिंदी के क्षेत्र में जिन लोगों ने बड़ी बड़ी सेवा की है, उन लोगों ने हिंदी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है और उस जंग के मैदान में वे लोग लड़ाई लड़कर उस लड़ाई में जीत हासिल करके हमें दिया है। हिंदी का जो साम्राज्य जो है उस लड़ाई के जरिए हमें प्रदान की है, लेकिन ये हिंदी का साम्राज्य हमारे पास है, हम पहचान नहीं रहे हैं। हम फिर भी सिपाही की तरह क्या है, आयुध लेकर जंग के मैदान में जहां पे शत्रु नहीं है विचरण कर रहे हैं। आज स्थिति ये गई है कि हमें हिंदी हमारी सेवा कर रहे हैं। मैं हमेशा याद करता हूं हमारे जो हमारे गुरुवर आरसू जी हमेशा बताते हैं कि हिंदी हमारी सेवा कर रहे हैं। आज हम हिंदी की सेवा नहीं कर रहे हैं, हिंदी हमारी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एक पृष्ठभूमि है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक दो बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं और हिंदी का साम्राज्य हमें अपने हाथों में दिया है। लेकिन अब हमें समझना चाहिए, अवगत होना कि हमारे लिए क्या क्या उपलब्ध है। सिर्फ आंख होने से फायदा नहीं, आंख होने से फायदा नहीं है। हमारे छात्र भी बहुत सारे हैं। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि वे लोग हमारे जितने सारे नोटिफिकेशन जो है हिंदी अधिकारी के, हिंदी अनुवादक के या इसी प्रकार के अन्य जितने सारे पद के लिए जो नोटिफिकेशन आते हैं, वो नोटिफिकेशन दुर्भाग्य से वो देख नहीं पाते ऐसा नहीं बता सकते, वो उनकी आंखों से छूट जाते हैं, या जब उनसे पूछने पर बताते हैं कि हमने नहीं देखा, हमारे ध्यान में नहीं आया। ये गलती हमारी ही है कि हमारी हिंदी में जितनी सारी संभावना है ये सब हम क्या है ढूंढ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। पहले मैंने सूचित किया कि ये जो सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर की बात पिछले जो उद्घाटन सत्र में कर रहे थे, जयचंद्र जी कर रहे थे, तो हमारे एक मैडम अमेरिका के एक मैडम इसमें शामिल थी। मैडम शायद यहाँ पे उपस्थित है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे उपलब्ध मैडम है क्या? तो मैडम का नाम मुझे मालूम याद नहीं है। सुनीता मैडम आज मैडम है क्या यहाँ पे? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। मैं परसों मैंने कुछ नहीं बताया। आज मैं जितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सबके लिए बता रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठकर बता रही है कि
लोग कहते हैं कि दुनिया के इधर उधर हिंदी है, हिंदी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं महसूस कर रही हूं कि चीन के मंदारिन और अन्य भाषाओं के लिए काफी कुछ संभावना है, लेकिन हिंदी के लिए नहीं है। यह मुझे बहुत दुख की बात है, मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि वहां बैठकर इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो हमारे बच्चों को, हमारे हिंदी प्रेमियों को बहुत धक्का देने वाली बात है, धक्का देने वाली बात है। एक मिनट, मेरा कंप्यूटर का जो पावर मैं जरा ऑन करके, अभी बंद हो जाएगा, एक मिनट है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब अमेरिका में बैठकर कोई बता रही है कि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पे कोई क्या है अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो हमें, मुझे बहुत दुख लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस प्रकार की जो बातें जो है हमारे जो छात्रों के कानों पर सीधे आ जाते हैं। लेकिन मुझे अत्यंत दुख से, विनम्रता पूर्व मैं कह रहा हूं कि यदि मैडम है तो मैं मैडम से थोड़ा बात करना चाहूंगा। मैडम है क्या इधर? हेमंत सर। हाँ अर्जुन जी। शीज हियर है वो चैट बॉक्स में टाइप किया है। अच्छा, शीज हियर, शी इज प्रेजेंट। मैडम मैडम मैं नहीं 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 मैं आपके बारे में कोई गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ना आपके मुंह से जो भी पॉजिटिव जो शब्द जो है हमारे छात्रों के लिए बहुत क्या है, उम्मीद क्या है, देने वाली बातें होगी। क्योंकि मैं एक मिनट में यदि हो सकूं तो मैं कुछ यहाँ पे शेयर हो सकता है क्या? शेयरिंग, एक मिनट है मैडम, वहां पे एक मिनट है। मैं थोड़ा यहाँ पे एक क्लिपिंग आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर। अभी कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर। कुछ दिख रहा है? या मैडम बताइए सर। सिर्फ मैडम के लिए नहीं है, मैं पूरे जो श्रोता के लिए मैं सूचित कर रहा हूँ। हिंदी इंस्ट्रक्टर पार्ट टाइम ऑनलाइन, अर्लिंगटन वीए यूनाइटेड स्टेट्स। PT Hindi language instructor, Los Altos CA USA. Hindi linguistic reviewer, Austin TX USA. Court interpreter Hindi, Adelanto CA USA. Hindi speaking content moderator, United States. Bilingual Hindi engineer, Austin, Texas USA.
adjunct faculty Hindi language, Elgin IL USA, Hindi Punjabi linguist, CAT 2, third and BA USA, CAT 2 Hindi Urdu linguist, Diamond Bar CA USA, financial professional bilingual speaker, language translation from Hindi to English, intern public information, Hindi instructor, seeking Hindi translators, must live in United States, Fijian Hindi interpreter. मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद मेरा ये जो क्लिप्स देखा हो, है कि नहीं? हाँ, देखा जी। दिस इज आई वाज जस्ट मैडम आपने वहां पे कुछ सर्चिंग किया मैडम, या कहीं पे पूछताछ की मैडम, हिंदी से जुड़कर कोई सुविधा या अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं? हाँ सर, बहुत वो किया है, लेकिन वो फैक्ट जो है वो गूगल पर तो बहुत कुछ दिखता है सर एक्चुअली, लेकिन कॉल करने पर, अप्लाई करने पर जो है वहां पर है ना वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं भी रैंक स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट रैंक होल्डर हूँ, और नेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया है और डॉक्टरेट भी किया है मैंने, और 16 साल जो है मेरा एक्सपीरियंस भी है, और डिग्री कॉलेज में पढ़ा चुकी हूँ मैं, और ट्रांसलेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन भी मैंने किया है इन फर्स्ट क्लास। हाँ, वो सब किया है। तो मेरा मतलब है कि जो कुछ हम यहाँ पे दिख रहे हैं वो हकीकत नहीं है, फैक्ट कुछ और है सर, क्योंकि आप इतने आसानी से आप इतना क्लिपिंग्स जो दिखाया। इस प्रकार के किसी कंपनी में आपने ट्राई किया है मैडम? कंपनी में मैंने कोशिश की है सर, मैंने कोशिश की है, लेकिन एक बात जो है, मैं अभी लास वेगास में रह रही हूँ। लास वेगास में जो ना, यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ भी नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है इधर मुझे वो। लेकिन ऑस्टिन के आपसे, आपके यहाँ से कितने दूर पर है सर? ऑस्टिन इट्स इन ह्यूस्टन है सर, टेक्सास में है वो, क्योंकि प्रीवियस 2 years आई वाज इन ह्यूस्टन। अच्छा, ऑस्टिन में काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है। दिखते हैं, हाँ सर दिखते हैं, लेकिन उसके लिए भी ना वो इतना आसान नहीं है जैसे कि आपने वो दिखाया गूगल पर तो इतने सारे पोस्ट वो आ जाते हैं सर, हमको पता भी, हमको लगेगा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इतना क्वालिफाइड वो सब होने के बावजूद। तो मैडम मुझे लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन जितने सारे गूगल पर दिख रहे हैं, किसी न किसी को ये नौकरी देना चाहिए ना मैडम? देना चाहिए ऐसा हम समझते हैं सर, ऐसा हम समझते हैं, और कौन लेते हैं कौन नहीं लेते ये पता नहीं है। और एक फैक्ट जो है, आप जो बता रहे हैं कि बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पर आकर मुझे बड़ा दुख ही हुआ एक्चुअली। मैं सोच रही थी कि वो वर्ल्ड वाइड है, ऐसे वो हम बताते जरूर है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, और जहाँ पर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर और एक बात है सर, आप जो भी वो बाइलिंगुअल स्पेशलिस्ट, ऐसे तो बहुत सारी जो पोस्टिंग्स है वहां पर जो है वो इंग्लिश नहीं पूछते, लेकिन उसके साथ और एक फॉरेन लैंग्वेज चाहिए। फॉरेन लैंग्वेज मींस ईदर स्पेनिश और जर्मनी और मैंडरिन इज मोस्ट डिमांडिंग हियर सर, डिमांड में है, ज्यादा ऑप्शंस है। लेकिन है ना, मैंने कुछ थिंग्स आपको यहाँ पे दिखाया, लेकिन मुझे ढूंढने पर काफी कुछ वहां पे यूएस मिलिट्री, इंक्लूडिंग यूएस मिलिट्री। हाँ सर, आप बता रहे हैं। अब तो नेक्स्ट लैंग्वेज एनालिस्ट, जैसे आपने वो हाँ जैसे आपने अभी तो बहुत सारे वो जो आपने वो दिखाया क्लिपिंग्स, उससे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक जैसे आपने ये कहा है कि मैं भी देखती हूँ कि वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज है आउट ऑफ स्टेट जो दिखाया, उसके अलावा ना, उसके अलावा सीएए, वहां के जो सीएए है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, फॉरेन लैंग्वेज
इंस्ट्रक्टर। और दूसरा है, जैसे मैंने सूचित किया कि वहां पे वो जो मिलिट्री सर्विस जो है, यानी कि यूएस मिलिट्री सर्विस में एयरबॉर्न क्रिप्टोलॉजिकल लैंग्वेज एनालिस्ट, इसमें क्या है कि सभी भाषाओं के लिए, हिंदी में है, सभी भाषाविदों की आवश्यकता दिखा रहे हैं, पता नहीं दिखा रहे हैं यहाँ दिखा रहे हैं, वो इंक्वायरी करके मैं आपको फीडबैक दूंगी सर। और लॉस एंजलिस में यानी कि हिंदी के लिए फुल टाइम जॉब के लिए 7,015 मंथली तनख्वाह की बात कर रहा मैं, 7,015, और पार्ट टाइम के लिए 161 हाफ डे पर डे वेतन है, और आवरली बेसिस 35। हरमन सर, हाँ हाँ, जैसे आपने वो कहा कि जो भी आप रेफरेंस मुझे दे रहे हैं वो मैं क्लियरली उसे इंक्वायर करके मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगी मैडम, क्योंकि जरूर मैं यहाँ पर हूँ। मैडम जरूर आपको कुछ करना है वहां पे, यदि इसीलिए सर सुविधा है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो हम जैसे काफी कुछ पुअर इंडियंस भारत में हैं, और हम जानना चाहते हैं कि ये जो साइट्स में जो कुछ दिखा रहे हैं ये जरा सा झूठ है, या इसके लिए इसीलिए नोटिफिकेशन जितना है किसी को नहीं मिल रहे, ये जरा आपको पता करके इसीलिए हाँ सर, हाँ तो सर, इसीलिए हमें काफी कुछ दिख रहा है। और अल्टा लैंग्वेज सर्विसेज में हिंदी इंटरप्रेटर चाहिए अटलांटा में, हिंदी लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर एफएसआई यॉर्क टाउन, और हिंदी इंटरप्रेटर सिक्समैट ओएच यूएस ओहियो फाइनेस्ट कंपनी में, और सीनियर लिंग्विस्ट हिंदी बेलोकलाइज, और कोर्ट इंटरप्रेटर हिंदी लिंग्विस्ट रिव्यूअर, जैसे मैंने पहले सूचित किया। फिर तो इस प्रकार बहुत कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है सर, वही मैं बता रही हूँ। जो भी आप जो मुझे दीजिए रेफरेंस, तो इट इज योर ड्यूटी टू एंश्योर या ये जो दिख रहे हैं जरा सा झूठ है, या किसी को इस प्रकार की नौकरी मिल रहा है, इसके तहत किसी को नौकरी मिल रही है या नहीं, आपको जरा पता करना बहुत ही उपयोगी होगा, और आपको बताना भी, अगले जो प्रेजेंटेशन में आपको बताना है। सर शायद यहाँ का जैसा पिनवादिल नियमन होगा, वो भी पिनवादिल नियमन मलयालम होगा क्या? ये लोग एक और से वो इस प्रकार के नोटिफिकेशन देते हैं और अपने वालों को पीछे से धकेल दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं चल रहा है वहां पे? मैं वही स्पष्ट करना चाहती हूँ सर, वही क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जो भी रेफरेंस मुझे थोड़ा सा वो दीजिए, मैं यहाँ इंक्वायरी करके बताऊंगी कि वो सचमुच में वो पोस्ट एग्जिस्ट है, या कि वो सिर्फ वो आप जैसे वो दिखा रहे हैं हमको वो है। ठीक है, जस्ट आई वांट टू मेक इट क्लियर। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू फॉर योर। और एक तो बातों को भी जोड़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। जैसे मैंने सोच किया कि इस प्रकार की जो सुविधाएं संभावनाएं बहुत है, और आप वैसे तो घर में बैठी हैं, और मुझे लगता है कि इस प्रकार हिंदी से जुड़कर काम करना चाहने वाले, हिंदी से प्रेमी यानी कि प्रेम करने वाले बहुत लोग होंगे। और अब आज यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे प्रोफेशनल साइट्स है, कुडोस नेटवर्क, cross.com, linguistfinder.com, cafe.com, linguistfinder.com, इस प्रकार के बहुत सारे साइट्स है जहाँ पे आप रजिस्टर्ड रेटेड ट्रांसलेटर बन सकते हैं, और रेटेड ट्रांसलेटर बन के फ्रीलांस ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तो अमेरिका में ढूंढते वक्त मुझे भी देखा, मैंने काफी फ्रीलांस ट्रांसलेशन का जो एरिया से वो भी मैंने देखा। तो बहुत खुशी हुई सर, आप बहुत कुछ हो ना, वो जो भी रिलेवेंट था आपका, जो भी वो आज का सेशन जो है, जो टॉपिक आपने दिया है उसके रिलेवेंट ही आपने वो बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत खुशी हुई सर एक्चुअली। हाँ, थैंक यू सो मच सर। जो भी है रेफरेंस, अगर आपका वो जो ईमेल आईडी है तो मैं आपके वो टच में रहूंगी सर। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। हाँ सर, कभी सुविधा मिले तो हम अमेरिका में आ जाएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। श्योर सर, श्योर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू।
तो इस प्रकार के बहुत सारे प्राइवेट साइट्स भी है, वहां भी आप कार्य कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ क्या है खींचना नहीं चाहता हूँ, जितना कुछ संग कर चुका हूँ उतना काफी मुझे लग रहा है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे समाप्त अपना जो भाषण जो है समाप्त करना चाहूंगा। और मुझे इस नाचीज को आज जो अवसर दिया आप लोगों ने, मेरे प्रिय ज्येष्ठ मित्र सुब्रमण्यम जी और मेरे प्रिय शिष्या विनीता जी और अन्य जिन लोगों ने मुझे याद करके मुझे बुलाया, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद अर्पित करते हुए मेरा जो भाषण में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।